गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है ऑर्डर 7 रूल 11 की अर्जी का तोड़, बंटवारा वाद में भारी कोर्ट फीस से कैसे बचें। साथियों, दीवानी दावों में प्रतिवादी का सबसे पहला और घातक जो हमला होता है वो ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का होता है। उसका असल मकसद यही होता है कि या तो तकनीकी आधारों पर आपका दावा खारिज कर दिया जाए या इतनी भारी भरकम कोर्ट फीस उस पर लगा दी जाए कि आपको केस लड़ना मुश्किल हो जाए। तो इन्हीं सब चीजों से बचने का कानूनी उपाय और कानूनी रास्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि यदि वादी की ओर से आपने दावा पेश किया है और प्रतिवादी की ओर से ऑर्डर 11 आधे ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति पेश की गई है, तो उसको निरस्त किन महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों के आधार पर करवाया जा सकता है, वो महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। और आज के वीडियो में हम जिन महत्वपूर्ण कानूनी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे उसमें नंबर 1 है कि आपका कानूनी तर्क क्या होगा कोर्ट में जज साहब के समक्ष। दूसरा है सथप्पा चेटियार 1958 का ढाल की तरह आप उपयोग किस प्रकार से करेंगे। तीसरा है अब्दुल हामिद शमसी 1988 सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के आधार पर आप आपका बचाव किस प्रकार से करेंगे। चौथा है आदेश 7 नियम 11 सीपीसी 1908 का जवाब आप कैसे लिखेंगे। इसकी स्पेशल ड्राफ्ट मैंने आपके लिए तैयार की है जो ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है, उसी में से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। उसमें 4 मुख्य पॉइंट सर मेरे द्वारा लिखे गए, जिन वो कानूनी पॉइंट को तथ्य के रूप में बदल के आपको लिखना है, तब वो आपको उसमें पूर्णतः सफलता मिलेगी और जो अनावश्यक आपत्ति की गई है वो निरस्त होगी। और छठा पॉइंट है इसका, हमारा पांचवा पॉइंट है इसका प्रो टिप, इसमें महत्वपूर्ण प्रो टिप भी मैंने लिखी हुई है पीडीएफ के अंदर। और छठा है अगर जज साहब ना माने तब आप क्या कर सकते हैं। सातवां है प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग आदेश 7 रूल 11 सीपीसी की, वो स्पेशल ड्राफ्टिंग जो यदि आपने सावधानी पूर्वक नहीं की तब आप ना तो उसके आवेदन को निरस्त करवा पाएंगे और ना ही इन न्याय दृष्टांतों का और कानूनों का लाभ ले पाएंगे। इसलिए ड्राफ्टिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने स्पेशल कानूनी रूप से आपके लिए तैयार करके रखी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंटों को ध्यान में रखते हुए सर उसको तैयार की गई है। और उसके बाद ई बुक पीडीएफ में कुल 25 अध्याय है जो मेरे द्वारा तैयार की गई है। अंत में मैं आपको इससे परिचय भी कराऊंगा और कोर्ट फीस का एक मास्टर चार्ट भी मैंने तैयार किया है कि कब कितनी फीस किस प्रकार से कब देना होगी। तो आज के वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण कानूनी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। आगे की संपूर्ण जानकारी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है, उसी ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, यह है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। दीवानी वाद जैसे कि जमीन मकान प्लाट के जो दावे कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो उनको किस प्रकार से आगे लड़ा जाएगा केस को, उसकी सारी प्रक्रिया क्या होगी वो इसी में दी गई है। अब चूंकि हम आदेश 7 नियम 11 पर चर्चा कर रहे हैं तो इसमें कुल 6 आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर आपका वाद निरस्त किया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले इसकी परिभाषा को भी हम समझ लेते हैं ताकि इस वीडियो को आपको आगे समझना आसान हो सके। सबसे पहले आदेश 7 नियम 11 में जो आधार दिए गए मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में बात रहे कि आखिर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी क्या है और किन परिस्थितियों में न्यायालय के द्वारा आपका वाद खारिज किया जा सकता है। कुल 6 आधार इसमें दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है वाद हेतु का प्रकट नहीं होना। यदि आपने आपके दावे की प्लीडिंग में वाद कारण ही नहीं लिखा है तो भी आपका दावा निरस्त हो सकता है, क्योंकि वाद कारण बड़ा महत्वपूर्ण है। वाद कारण से लिमिटेशन चालू होती है, वाद कारण से ही न्यायालय को पता लगता है कि आखिर ये वाद क्यों अदालत में लेकर आए। इसलिए वाद कारण अगर आपने नहीं लिखा है तो आदेश 7 नियम 11 के तहत आपका दावा निरस्त हो जाएगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरा है सर इसमें दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम करना। यदि आपने आपके वाद का मूल्यांकन कम किया है और न्यायालय ने आपको उचित समय भी दे दिया, उसके बाद भी आपने उस कमी को दूर नहीं किया, तब भी आपका दावा निरस्त किया जाएगा। तीसरा है अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क। ये तो दावे का मूल्यांकन हो गया। दावे का मूल्यांकन कब होता है सर कि आप वर्ग 2 में आपका दावा जाएगा कि वर्ग 1 में जाएगा कि जिला न्यायालय में जाएगा। इसलिए मूल्यांकन सही करना जरूरी है क्योंकि वर्ग 2 है, वहां 5 लाख तक के वाद मूल्य के दावों को सुनने का जुरिडिक्शन दिया गया है। वर्ग 1 में 5 लाख से 1 करोड़ और जिला न्यायालय में 1 करोड़ और उससे ऊपर के दावों को। अब आपने यदि वाद मूल्यांकन सही करके सही कोर्ट में दावा पेश किया है तो आपका दावा निरस्त नहीं किया जाएगा, वरना आपका दावा निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए वाद मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है कोर्ट फीस। कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 7 जो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपने उसके तहत उचित कोर्ट फीस प्रस्तुत नहीं की, उचित स्टाम्प नहीं लगाए, न्यायालय ने उसको अवलोकन करने के बाद आपको समय भी दे दिया
और समय में भी आपने बिना किसी कारण के उस आदेश का पालन नहीं किया, तब आपका दावा खारिज कर दिया जाएगा। ये सर हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। और उसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है। चौथे पॉइंट में सर है ये है घा, जिसमें बताया है कि वाद पत्र के कथन से प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, मतलब किसी कानून से ही उसको रोक दिया गया है कि ऐसे वाद चलने योग्य नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप सरकारी जमीन पे स्वत्व घोषणा का वाद लेकर आ गए और आपके पास कोई उसके लीगल ग्राउंड भी नहीं है और वो विधि द्वारा वर्जित भी है, या कोई भी और हजारों कारण हो सकते हैं जो वाद विधि द्वारा वर्जित है, तो आप उसको कोर्ट उसको निरस्त कर देगा। इसके बाद आता है सर जहां वाद दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है, तो भी आपका वाद निरस्त किया जाएगा। और अंत में आता है जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तब भी वो निरस्त कर दिया जाएगा। और ये जो इसकी समय सीमा है, जैसे आपने वाद मूल्यांकन कम किया है और वाद मूल्यांकन कम करने के बाद या आपने उचित कोर्ट फीस पेश नहीं किए और इन दोनों में न्यायालय ने आपको समय भी दे दिया है, तो ये समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक न्यायालय को प्रतीत ना हो कि कोई ऐसा असाधारण कारण की वजह से आप वो जमा नहीं करवा पा रहे, तब तक ये समय भी नहीं बढ़ाया जाएगा और आपका वाद निरस्त कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। आदेश 7 नियम 11 के तहत मैंने आपको जानकारी इसलिए दी क्योंकि हमारा वीडियो का जो टाइटल है कि आदेश 7 नियम 11 की अर्जी का तोड़ और बंटवारे के बाद में भारी कोर्ट फीस से कैसे बचें, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। अब हम आगे की जो जानकारी है, जो कानूनी आधार जो जिन पर हम सिलसिलेवार नंबर 1 से आखिर तक चर्चा करेंगे, जो आपको 7 नियम 11 का, सर टॉपिक बड़ा छोटा है, मुद्दा बड़ा छोटा है, लेकिन है बड़ा भारी। आपका केस को ही ले डूबेगा अगर आपने इसमें लापरवाही बरत ली तो। और यदि आपने इसका सही जवाब दिया तो वो एप्लीकेशन निरस्त हो जाएगी और आपका दावा आगे चलेगा। और यदि आपके फैक्ट और आप सही ग्राउंड पे हैं तो आपको कोर्ट में केस में जीत भी मिलेगी। आइए सर हम आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं। सर लेट्स गो। ये ई बुक पीडीएफ का टाइटल है और यही वीडियो का भी टाइटल है, ऑर्डर 7 रूल 11 की अर्जी का तोड़, बंटवारावाद में भारी कोर्ट फीस से कैसे बचें। अब हम मुख्य मुद्दे की बात पर चलते हैं जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। ई बुक का परिचय मैं वीडियो के अंत में आपको करा दूंगा। आइए, जब भी सर ऐसी आपत्ति आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट बड़ी बुरी चीज होती है जो हमें जीते हुए केस को भी हरा सकती है। क्योंकि ये बड़ी भारी बात होती है कि हमारे दावे को ही शुरुआती तौर पे अगर चैलेंज कर दिया गया और न्यायालय ने यदि उनकी आपत्ति को स्वीकार कर लिया तो हमारा दावा तो निरस्त होना तय है। अब हम दावों को निरस्त होने से कैसे बचाएंगे, हमें क्या कानूनी रणनीति अपनाना होगी, तो उसमें नंबर 1 है कि आपका कानूनी तर्क, लीगल आर्गुमेंट क्या होगी कोर्ट में। सबसे पहले हम इस पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपको घबराने की बजाय सतप्पा चेटियार और नीलमणि के सिद्धांतों से पलटवार करना है। यह आपकी कानूनी रणनीति दी गई है, जिसमें नंबर 1 है ये सतप्पा चेटियार और नीलमणि का क्या है सर जजमेंट। ये सतप्पा चेटियार 1958 का लैंडमार्क जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का, 5 संवैधानिक जजों की पीठ के द्वारा पारित किया गया है। और नीलमणि का भी 1980 का है सर, ये सतप्पा चेटियार का 1958 का है। ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें ये बताया गया है कि सतप्पा चेटियार में तो ये बताया गया है कि वादी को खुद अपने वाद का मूल्यांकन करने का अधिकार दिया गया है। और यदि आपका संयुक्त कब्जा है तो आपको फिक्स्ड कोर्ट फीस देना है सर उसमें, जैसे 500, 1000, 2000, वर्ग 2 में 500, वर्ग 1 में 1000 और जिला न्यायालय में 2000। ऑल इंडिया में आपका जहां भी जिस भी प्रकार से हो कुछ फर्क हो सकता है, आप उस प्रकार से उसको आप समझ ले। और अब हम सबसे पहले देखते हैं इसके कानूनी तर्क को, कि कोर्ट में बहस के दौरान आपको यह पक्ष रखना है। क्या रखना है सर, कि जनाब यह वाद कब्जा प्राप्त करने का नहीं बल्कि विभाजन एवं पृथक कब्जे का है। यह आपको कोर्ट में दलील रखना है कि पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन का है। वादी पहले से ही संपत्ति का सहस्वामी है, मतलब को ऑनर है। और नीलमणि 1980 एस.सी के अनुसार उसका हर इंच पर रचनात्मक कब्जा है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, संयुक्त कब्जा। यह आपको दलील में अदालत को बताना है। और मुख्य दलील आपको क्या देना है इसमें, कि इसमें जो आपको मुख्य दलील देना है सर वो ये है कि चूंकि वादी कब्जे में है इसलिए न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 की उपधारा IV की उपधारा B या आपके राज्य का संबंधित प्रावधान जो भी लागू होता हो, आप उसको बताते हुए इस धारा के तहत वादी को अपना मूल्यांकन स्वयं चुनने की सर्वगन पावर, संप्रभु शक्ति है। यह आपको मुख्य दलील के रूप में रखना है। नंबर 1 चीज तो सर हमारी ये स्पष्ट हो गई। दूसरा हमारा पॉइंट आएगा कानूनी रणनीति का, सटप्पा चेट्टियार 1958 एस.सी का ढाल की तरह आपको उपयोग करना है कि प्रतिवादी की आपत्ति के जवाब में आप इस लैंडमार्क जजमेंट को कोट करें। किस प्रकार से आपको बताना है, तर्क में जो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ASRM ARSSP सप्पा चेट्टियार विरुद्ध
रामनाथ चटियार में स्पष्ट कहा है कि जहां वादी कोर्ट फीस एक्ट की धारा 7 IV के तहत आता है मामला, वहां न्यायालय को वादी द्वारा किए गए मूल्यांकन की जांच करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक वह हास्यास्पद ना हो। और दूसरी स्थिति ये आएगी आपकी कि प्रतिवादी बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है, लेकिन कानून कहता है कि बंटवारावाद में बाजार मूल्य मायने नहीं रखता, बल्कि वादी का राहत का मूल्यांकन वैल्यूएशन ऑफ रिलीफ मायने रखता है। तो ये आपकी दूसरी महत्वपूर्ण कानूनी आधार हुआ जो आपके सामने रहेगा। तीसरा सर जो है आपका कानूनी पॉइंट है अब्दुल हमीद शमसी 1988 सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसके आधार पर जो आपका बचाव है वो ये रहेगा कि अगर जज साहब आपसे कहते हैं कि 1 करोड़ की संपत्ति का 1 लाख मूल्यांकन कम है, तो आप अब्दुल हमीद शमसी विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का हवाला देकर कहें, श्रीमान 1 लाख का मूल्यांकन तर्कहीन या मनमाना नहीं है, यह क्षेत्राधिकार तय करने के लिए पर्याप्त है। बाजार मूल्य और मूल्यांकन दो अलग अलग चीजें हैं। चूंकि वादी कानूनी रूप से संयुक्त कब्जे में है, इसलिए यह केवल घोषणात्मक राहत और विभाजन चाह रहा है। मतलब अगर सवाल ये उठता है कि सपोज करो कि 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का मामला है, तो बहुत से बहुत वो अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है तो जिला न्यायालय में जाएगा। अगर हम वैल्यू बाद मूल्यांकन देखें तो वहां पर 2,000 रुपए फिक्स्ड फीस है। यदि वर्ग 1 में आता है 1 करोड़ से नीचे तो वहां पर 1,000 है, वर्ग 2 में आता है तो वहां पर 500 रुपए। तो मतलब अधिकतम अगर इसको किसी भी सूरत में नीलमणि का जो जजमेंट है 1980 का, उसमें बताया गया है कि किसी भी कंडीशन में आपका यदि संयुक्त कब्जा है तो आपको मूल्यांकन अनुसार एडवर्लम कोर्ट फीस नहीं देना है, आपको फिक्स्ड फीस ही देना है। तो किसी भी सूरत में आपको 500, 1000, 2000 के अंदर ही आपका दावा कोर्ट में पेश करना है सर। यहाँ पे आपको लाखों रुपए की कोर्ट फीस ये रणनीति आपको महत्वपूर्ण बचाव दिलाएगी और उनके आदेश 7 नियम 11 की जो आपत्ति है उसको निरस्त भी कराएगी। क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आती है कि वाद मूल्यांकन जो है कि इतना महत्वपूर्ण यहाँ नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फिक्स्ड फीस ही देना, वाद मूल्यांकन वहां बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखा है जहां पर आपको मूल्यानुसार एड वोरेलम कोर्ट फीस देना होती है। तब वो परसेंट के आधार पर दी जाती है सर। जैसे कि मध्य प्रदेश में 12%, यदि 1 करोड़ है तो 12 लाख रुपए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं देना है। लेकिन फिर भी 1.5 लाख भी है तो सर लाखों में ही, और वहां आपका 500, 1000, 2000 में पेश हो रहा है। तो यहाँ पर ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी आपके पास ये महत्वपूर्ण रणनीति जो कानूनी है अगर मौजूद है तो वो एप्लीकेशन जरूर निरस्त होगी। हम आगे देखते हैं इसमें कि नंबर चौथा आएगा सर आदेश 7 नियम 11 की अर्जी का जवाब अब आपको कैसे लिखना है। जब प्रतिवादी आवेदन दे तो आपको लिखित जवाब में ये रिप्लाई में बिंदु डालना है। 4 महत्वपूर्ण बिंदु में लेकर आया हूं। नंबर 1 है सर संपत्ति की प्रकृति, नंबर 2 है कब्जे की स्थिति, नंबर 3 है कानूनी प्रावधान और नंबर 4 है प्रार्थना। नंबर 1 हम संपत्ति की प्रकृति को देखेंगे कि यह एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है जिसमें वादी का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आपको रिप्लाई में ये बिंदु जरूर लिखना है। दूसरा है कब्जे की स्थिति, वादी का कब्जा रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव है, इसलिए एड वलोरम फीस का सवाल ही नहीं उठता। एड वलोरम क्या होता है सर? एड वलोरम कोर्ट फीस ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मूल्य अनुसार। मूल्य अनुसार मतलब जैसे कि आपने आपके वाद का मूल्यांकन किया 2 करोड़ रुपए, अब यदि हम उसको मूल्य अनुसार कोर्ट फीस लेकर चलेंगे तो 12% के हिसाब से 12, 12, 24 लाख और अधिकतम 1.5 लाख, किसी भी सूरत में 1.5 लाख आपको देना होंगे। तो ये फीस आपको भारी भरकम कोर्ट फीस से बचा के मात्र चंद रुपयों में 500, 1000, 2000 में कोर्ट फीस पे दावा अदालत में पेश करने का अधिकार देता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिवादी तो ये चाहता है कि आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए तो देना ही हो। अब यदि आपके पास 1.5 लाख रुपए नहीं है तो सर क्या होगा फिर? कई बार वादी ऐसी स्थिति में भी होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती है, उसके पास संपत्तियां होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ होता है कि उसके पास इतने रुपए नहीं होते हैं कि वो 1.5 लाख रुपए भी कोर्ट में दे पाए। अब यदि ऐसी स्थिति में वो 1.5 लाख रुपए नहीं दे पाया तो ना तो वो दावा लगा पाएगा ना न्याय प्राप्त कर पाएगा। तो प्रतिवादी यही चाहता है कि वो ऐसी स्थिति में आ जाए और उसका दावा निरस्त हो जाए और वो जो चाहता है उसका केस वो जीत जाए, बिना केस लड़े इसी 7/11 की एप्लीकेशन से ही वो केस जीत जाए। तो ऐसी स्थिति में कानून में हर परिस्थिति में हर रास्ता दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने लैंडमार्क जजमेंट इसलिए दिए गए। अब हम आगे देखते हैं सर दूसरा कानूनी प्रावधान। तीसरे नंबर पे कोर्ट फीस एक्ट की धारा 7 भी वादी को मूल्यांकन का विकल्प देती है। चौथी ये प्रार्थना, प्रतिवादी का आवेदन केवल मुकदमे को लटकाने और वादी को डराने के लिए है अतः उसे सव्यय विथ कॉस्ट खारिज किया जाए। ये 4 मुख्य बिंदु आपको एप्लीकेशन में जरूर लिखना है। और इसमें मैंने ई बुक PDF में एक प्रो टिप भी आपके लिए रखी है कि यदि कोर्ट फिर भी मूल्यांकन कम माने तो आदेश 7 नियम 11 के तहत सीधे वाद खारिज नहीं होता है।
कोर्ट पहले वादी को एक समय देता है कि वह मूल्यांकन सुधार या फीस भरे। जैसा कि मैंने अभी आपको बुक के अंदर से आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की डेफिनेशन पढ़ के इसलिए बताई थी क्योंकि उसमें जो बी और सी है, आदेश 7 नियम 11 की उप धारा बी और सी में दिया हुआ है स्पष्ट कि यदि मूल्यांकन और कोर्ट फीस दोनों कम है तो न्यायालय आपको समय देगा, और उसके बाद भी आप यदि नहीं करते हैं जमा तब आपका दावा निरस्त किया जाएगा, सीधे ही दावा निरस्त नहीं कर दिया जाएगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट पहले वादी को एक समय देता है कि वो मूल्यांकन सुधार या फीस भरे। उस स्थिति में आप उच्च न्यायालय में सिविल रिवीजन दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि यह कानून की व्याख्या का प्रश्न है। एक रास्ता आपके सामने यह भी होता है। अब हम आते हैं सर इसकी प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने आपके लिए विशेष तौर पे इन लैंडमार्क जजमेंटों को उसके अंदर समाहित करते हुए तैयार की है, क्योंकि अक्सर जब हम ड्राफ्टिंग करने बैठते हैं तो बहुत सी महत्वपूर्ण कानूनी बातों को, बहुत सी तथ्यात्मक बातों को हम भूल जाते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि कानून एक समंदर है और उस समंदर में से हम परफेक्ट मोती चुन लें उस समय जब हम टाइपिस्ट के पास बैठकर टाइप करवा रहे होते हैं, ये कई बार संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने एक आइडियल ड्राफ्टिंग इस बुक पीडीएफ में तैयार की है। उसमें वो महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे सिलसिलेवार मैंने लिखे हैं ताकि आपको भूलने की स्थिति से आप बच जाएं और एक कंप्लीट आदेश 7 नियम 11 के आवेदन का जवाब तैयार कर सके, ताकि यदि वो प्रतिवादी की ओर से पेश किया गया है तो उसको निरस्त करवाया जा सके। हम देखते हैं इसमें आदेश 7 नियम 11 की अर्जी का जवाब, मुख्य ड्राफ्टिंग आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जो मैंने अभी आपको बताई थी, जो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे, उन्हीं पॉइंटों को मैंने इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा रूप बदल के लिखा हुआ है। जैसे प्रारंभिक आपत्ति, सबसे पहले लिखें कि प्रतिवादी की अर्जी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और यह केवल मुकदमे को लंबा खींचने के लिए दी गई है। ये उसमें नहीं थी तो आप ये उसमें शामिल और कर लें। दूसरा है वाद पत्र का पूर्ण अध्ययन। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आदेश 7 नियम 11 तय करते समय कोर्ट केवल वाद पत्र को देखेगा। सर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे खुद के प्रकरण में एक ऐसी आपत्ति आई थी, मैंने न्याय दृष्टांत भी पेश किए थे और उसमें आपत्ति भी पेश की थी। नीचे की कोर्ट ने तो नहीं माना था, लेकिन अपीलेट स्तर पर हमारी अपील भी स्वीकार हुई थी और ये जज साहब ने उसमें आदेश पत्रिका में आदेशित किया था कि वादी के वाद पत्र को ही देखा जाएगा, प्रतिवादी की आपत्ति को नहीं देखा जाएगा। मेरे वाद में प्रतिवादी की ओर से वाद कारण पर भी आपत्ति पेश की गई थी। उसने 3 अलग वाद कारण बता दिए थे जज साहब के समक्ष, आर्गुमेंट में भी, क्रॉस में भी किया था कि साहब ये वाद कारण है, ये तो वाद कारण है ही नहीं। और कोर्ट फीस पे भी कि इन्होंने एड वोरम कोर्ट फीस नहीं दिए, लेकिन इन चीजों का उपयोग करके वो प्रतिवादी की आपत्ति को निरस्त किया गया और वो अपील को हमारी स्वीकार किया गया था। मैं आगे बढ़ता हूं सर। इसमें दूसरा वाद पत्र का पूरा अध्ययन, कि प्रतिवादी के जवाब को नहीं देखा जाएगा, वादी के वाद पत्र को देखा जाएगा। आपने जवाब अपने जवाब में आप बार बार लिखे उसमें, मतलब बार बार मतलब हाईलाइट करके एक बार तो लिख ही दें कि वाद पत्र के पैरा संख्या को पढ़ने से स्पष्ट है, क्योंकि पढ़ने से क्या स्पष्ट है कि वाद कारण इस तारीख को उत्पन्न हुआ है और हमारा रचनात्मक कब्जा है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, सभी का सामलात्मक कब्जा है, ये आप उसमें हाईलाइट करें। तो फिर वो वाद मूल्यांकन बंटवारे के बाद में नीलमणि जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा और आपको फिक्स्ड कोर्ट फीस देना पड़ेगी। आपको मूल्यांकन अनुसार कोर्ट फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब्जे पर भी आप रिहार करें कि कब्जा रचनात्मक है, ऐसा नहीं कहें आपकी साहब हमें बेदखल कर दिया, क्योंकि यदि बेदखल करने का आपने कह दिया तो फिर आपको मूल्यानुसार कोर्ट फीस एड वोलोरम कोर्ट फीस देना होगी। ये आप ध्यान रखें। कानूनी दलील है कि लिखें कि मूल्यांकन का प्राथमिक अधिकार वादी का है। अब हम आते हैं सर उस सिंपल ड्राफ्टिंग पर जो महत्वपूर्ण कानून मुद्दों को समाहित करते हुए मैंने आपके लिए तैयार किए। ये एक एक शब्द मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो पूरी ड्राफ्टिंग आपके लिए इस पीडीएफ में मौजूद है। इसी बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद भी सकते हैं। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है सर, 25 अध्याय है, मैं आपको बाद में शॉर्ट में बता दूंगा। जब हम ड्राफ्टिंग में देखते हैं ऊपर सबसे पहले तो सर न्यायालय का नाम लिखा जाता है। आप चूंकि एडवोकेट हैं तो सभी अधिवक्ता तो जानते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति नहीं जानता, इसलिए मैं बता देता हूं। और बहुत से अधिवक्ता जिन्होंने अभी वकालत की नई शुरुआत की है उनको भी जानकारी नहीं है, जो कानून का अध्ययन कर रहे हैं, जो वकीलात की प्रैक्टिस के लिए तैयारी में लगे हुए, उनको भी इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैंने एक आइडियल ड्राफ्टिंग तैयार कर दी है, जिसको आपको आपके तथ्य और परिस्थितियों के हिसाब से सेट करना है। ठीक है सर। ऊपर आपको न्यायालय का नाम, वादी प्रतिवादी का नाम, विषय भी लिख दे। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब वादी की ओर से। महोदय, वादी की ओर से निम्नानुसार आवेदन पेश है। नंबर 1 क्या लिखना है सर आपको? यह कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पूर्णतः निराधार, असत्य और कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है, जो केवल वाद की कार्रवाई को बाधित करने हेतु पेश किया गया है। नंबर 2 आपको पॉइंट लिखना है, यह कि प्रतिवादी का यह तर्क कि वाद का मूल्यांकन बाजारी मूल्य पर नहीं किया गया है,
कानूनन गलत है। सतप्पा चेटियार AIR 1958 SC 245 के अनुसार धारा 7 IV के मुकदमों में वादी को अपनी राहत का मूल्यांकन स्वयं करने का अधिकार है। इसमें आप साइटेशन ना लिखें, क्योंकि जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 में बताया गया है कि हमें तथ्य लिखना है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। आप साइटेशन ना लिखें, इसके साथ साइटेशन को अलग से आप सूची अनुसार बनाकर पेश कर दें। तीसरा पॉइंट आएगा यह कि वर्तमान वाद विभाजन एवं पृथक कब्जे का वाद है। वादी संपत्ति का सहस्वामी है, अतः नीलमणि बनाम शिवरत्न 1980 SC के सिद्धांत के अनुसार वादी का कब्जा रचनात्मक माना जाएगा। ऐसे में इस बाजारू मूल्य पर एड वलोरम कोर्ट फीस की मांग करना कानूनी रूप से गलत है। ये दोनों लैंडमार्क जजमेंटों की पूरी सरल व्याख्या इसी ई बुक PDF में अंत में दे रखी है। अध्याय 24 में और 25 में है और 23 में है और 22 में भी है। लैंडमार्क जजमेंटों की आपको वहां पर मिल जाएगी। ये मैंने आपको आवेदन के अंदर ड्राफ्टिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि ये उसी के अंदर से हमने ये सिद्धांत निकाल के लाए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर ये पेरा हम किस आधार पर लिख रहे हैं। तो इस लैंडमार्क जजमेंट के आधार पर हम इस पेरा को लिख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। आप इसको ना लिखें भले ही। चौथा पॉइंट आएगा सर हमारा यह कि प्रतिवादी ने आवेदन जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, प्रतिवादी ने आवेदन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वे तथ्यात्मक विवाद डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, जिन्हें केवल साक्ष्य के स्तर पर ही तय किया जा सकता है, ना कि आदेश 7 नियम 11 के स्तर पर। पांचवा पेरा आएगा सर आपका यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुहाद्र सिंह बनाम रणधीर सिंह 2010 में स्पष्ट किया है। इस पे सर स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसकी स्पेशल ई बुक PDF भी उसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा लिंक दे दी गई है। यदि इस केस को आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें पेरा 5 में आपको लिखना है या कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुहाद्र सिंह बनाम रणधीर सिंह 2010 में स्पष्ट किया है कि यदि वादी रजिस्ट्री का निष्पादक नहीं है तो उसे बाजार मूल्य पर फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको उस कंडीशन में लिखना है जब कोई रजिस्ट्री से संबंधित आपका मामला है और उसमें आपत्ति आई है, तब आपको ये सुहाद्र सिंह वाले प्रकरण का इस्तेमाल करना है। लैंडमार्क जजमेंट है सर, इसमें भारी भरकम कोर्ट फीस आपकी बच जाएगी। और यदि आपने सावधानी से कार्य नहीं किया और आपने महत्वपूर्ण तथ्य बातें और कानून की बातों का उल्लेख नहीं किया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि आपका दावा निरस्त भी कर दिया जाए या आपको आदेशित किया जाए कि इतनी कोर्ट फीस आप भरें। फिर आपको आगे परेशान होना पड़ेगा, अपीलेट कोर्ट में जाना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आप शुरुआती दौर पर यदि आप जागरूकता से इस चीज को पहले ही चरण पे संभाल लेते हैं तो आपको भारी कानूनी लड़ाई से भी आपका बचाव हो सकता है। आपका अनावश्यक समय भी आपका बच सकता है, क्योंकि न्यायालय है सर, न्यायालय स्वतंत्र है आदेश करने के लिए। ये जो सुहाद्र सिंह वाला प्रकरण है, इसमें जो है कि नीचे की जो लोअर कोर्ट है उसने भी आदेश किया था कि मूल्यांकन अनुसार कोर्ट फीस आप दें। हाई कोर्ट ने भी आदेश किया था कि मूल्यांकन अनुसार आपको कोर्ट फीस देना है, वाद मूल्यांकन मतलब एड वोरलम कोर्ट फीस देना है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें आदेश किया था कि इसमें एड वोरलम कोर्ट फीस देने की आवश्यकता नहीं है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उसका लाभ हम आज तक प्राप्त करते चले आ रहे हैं और 2010 का लैंडमार्क जजमेंट है। तो ऐसा हो सकता है सर, न्यायालय है, न्यायालय को जो उचित लगता है आदेश दे सकता है। तो आपको खुद जागरूक होकर केस में अपनी पैरवी करना होगी, तभी आप इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। और अंत में आएगा सर हमारी प्रार्थना। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC के आवेदन को सव्यय विथ कॉस्ट खारिज करने की कृपा करें। नीचे दिनांक, स्थान और इतर वादी अधिवक्ता। ये हमारा आवेदन की कंप्लीट ड्राफ्ट होगी सर। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप मेरे इसी बुक PDF में से इसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के लिए प्रो टिप क्या है सर कि जब हम ड्राफ्ट करें तो कोर्ट को यह याद दिलाना ना भूलें कि आदेश 7/11 की अर्जी पर फैसला करते समय कोर्ट को चश्मे की तरह केवल वादी के प्लेंट को देखना है। अगर प्लेंट पढ़ने से प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी मामला बनता है तो अर्जी खारिज होनी ही चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब एक कोर्ट फीस का मास्टर चार्ट भी सर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो मैं बता देता हूं कि ये जो लैंडमार्क जजमेंट है इसमें उनको मैंने इस चार्ट में अलग अलग करके लिखा हुआ है इस PDF के अंदर। नंबर 1 के मामले की प्रकृति आप देख लें कंप्यूटर स्क्रीन पर, बीच में लागू कानून जजमेंट और अंत में कोर्ट फीस का आधार। तो नंबर 1 हम देखते हैं विभाजनवाद मतलब कब्जे में होने पर तो नीलमणि 1980 सुप्रीम कोर्ट का आपको लाभ मिलेगा और फिक्स्ड कोर्ट फीस आपको देना होगी। दूसरा है मतलब आप लाखों की भारी भरकम कोर्ट फीस से बच जाएंगे। दूसरा है विभाजनवाद, कब्जे से बाहर होने पर धारा 7 IV राहत का मूल्यांकन वैल्यूएशन ऑफ रिलीफ इसमें आएगा सर आपका। तीसरा है रजिस्ट्री शून्य कराना, सुहाद्र सिंह का मामला है तो फिक्स्ड फीस है यदि आप उसमें पक्षकार नहीं है। चौथा है घोषणात्मक वाद,
डिक्लेरेशन सूट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत ये पेश किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोई कानूनी आधार रखता है तो उसके आधार पर घोषणा कराने का अधिकारी होता है। यदि आपने पेश किया तो सुथम्मा चेटियार 1958 का लैंडमार्क जो जजमेंट है वो आपकी पसंद है कि आप अपनी चॉइस से उसका बाद का मूल्यांकन करें। और रजिस्ट्री रद्द कराना है यदि आपको तो धारा 7 आईवीसी बाजार मूल्यांकन मार्केट वैल्यू पर आपको भारी फीस देना होगी यदि आप उसमें क्रेता हैं या विक्रेता हैं। यदि आप ना तो एग्जीक्यूटर है और आप एक नॉन एग्जीक्यूटर है तब आपको इस जजमेंट का फायदा मिलेगा और स्वादर सिंह का, और आपको उसमें भारी भरकम कोर्ट फीस नहीं देना होगी। तो इस चार्ट को समझने के लिए मैंने कुछ और बातें भी लिखी हैं कि अगर आप रद्द मतलब कैंसिल शब्द का उपयोग करते हैं तो आप सीधे आखिरी कॉलम पे पहुंच जाते हैं जब बाजार मूल्य पर लाखों रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप घोषणा और नीलमणि का सहारा लेते हैं तो आप पहले या दूसरे कॉलम पे रहेंगे जहां सिर्फ नाम मात्र की फीस लगती है। वहीं वो बारीक अंतर है जो एक आम वकील और एक सिविल एक्सपर्ट के बीच होता है। यहाँ मैं बता दूं सर, ये जो स्वादर सिंह का जो मामला है इसमें बताया भी गया है अंदर जजमेंट के अंदर ए और बी करके दो उदाहरण के साथ ये बताया गया है कि आपको रद्द करने की बजाय उसको शून्य घोषित करने की मांग करना है आपको, और ये आप पे बाध्यकारी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जजमेंट के अंदर ही है। और ये मैंने मेरे पिछले वीडियो पे जो स्पेशल वीडियो बनाया है उसमें इस पूरे फैसले को पढ़ के बताया भी है और पूरी बात को बारीकी के साथ मैंने जानकारी दी है। वो चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें एक टिप भी मैंने लिखी है नीचे नोट की धारा 7 वादियों का संप्रभु अधिकार देती है कि वो अपने दावे का मूल्यांकन स्वयं करे। कोर्ट इसमें तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक कि मूल्यांकन तर्कहीन या हास्यास्पद, जैसे 100 करोड़ की संपत्ति का मूल्यांकन 10 रुपए करना ना हो। तो ये आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस ई बुक पीडीएफ से भी परिचित करा देता हूँ। ये आपके लिए क्यों जरूरी है या क्यों आपके लिए अच्छी उपयोगी हो सकती है कि भारी भरकम कोर्ट फीस आपके न्याय के रास्ते में रोड़ा बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 ऐतिहासिक फैसलों के साथ आप लड़े आपका केस जो इसमें बताए गए हैं। अक्सर बंटवारे के मामले में विपक्षी पक्ष या कोर्ट की तकनीकी आपत्तियां वादी को हताश कर देती हैं, निराश हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि कोर्ट फीस कितनी लगेगी, क्या बाजारी मूल्य पर लाखों रुपए देना होंगे। इस ई बुक में मैंने अपने वकालत के अनुभव और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक जजमेंटों के निचोड़ पेश किया है जो आपको आपकी पूरी कानूनी रणनीति को बदल के रख देगा। और आपको क्या क्या मिलेगा सर इसमें? स्वादर सिंह 2010 बिना भारी फीस के रजिस्ट्री को चुनौती देने का मंत्र मिलेगा आपको इसमें। दूसरा है सतप्पा चेटियार 1958 का लैंडमार्क जो जजमेंट है कि अपनी राहत का मूल्य खुद तय करने का आपका अधिकार है। चौथा सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क जजमेंट है नीलमणि 1980 संयुक्त कब्जे के आधार पर फिक्स्ड कोर्ट फीस का लाभ आपको प्राप्त होगा। चौथा है अब्दुल हमीद शमसी 1988 का, यह भी लैंडमार्क जजमेंट है। मूल्यांकन को तर्क संगत और अचूक बनाने का इसमें तरीका बताया गया है। दूसरा है सर रेडी टू यूज ड्राफ्ट आपको इसमें मिलेंगी ई बुक पीडीएफ में। विभाजन का पार्टीशन सूट का सटीक प्रारूप मिलेगा। नामांतरण हेतु आवेदन और शपथ पत्र आपको मिलेंगे। याददाश्त बंटवारे नामे की ड्राफ्ट मिलेगी। याददाश्त बंटवारे नामे की भी ड्राफ्ट बड़ी महत्वपूर्ण है सर, अतीत में हुआ है और आज आप लिख रहे हैं तो उन लैंडमार्क जजमेंटों के आधार पर मैंने इसमें उसकी ड्राफ्टिंग तैयार करके लिखी है। यदि हम उसको साधारणता लिख लेंगे, वो तहसीलदार नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर देंगे तो यही कहेंगे कि जाइए इसका आप बंटवारा करवा कर रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइए। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइए, तब हम इसको मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। वो सही कह रहे हैं। आप जब तक इन कानूनी बातों को, इन लैंडमार्क जजमेंटों को जो मैंने इसी बुक पीडीएफ में ड्राफ्टिंग तैयार की है उसके आधार पर अगर तैयार नहीं करेंगे, सिंपल सा आवेदन आप दे देंगे तो आपको यही कानूनी स्थिति का, अड़चन का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपकी समस्या का हल करते हुए उसकी स्पेशल ड्राफ्टिंग इसमें तैयार की है। और ये किस किस के लिए उपयोगी है? युवा वकीलों के लिए, मुवक्किलों के लिए और लॉ स्टूडेंटों के लिए और एक आम व्यक्ति के लिए भी। इसमें कुल 25 अध्याय है सर। ये तकरीबन 450 के समथिंग इसमें पेज हैं। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, अब मैं कुछ अध्याय आपको पढ़ के बता देता हूँ। विषय सूची में कोर्ट फीस और मूल्यांकन का ब्रह्मास्त्र, ड्राफ्टिंग और कोर्ट प्रक्रिया। भाग 3 में सादे कागज की जंग और कोर्ट में बहस। उसके बाद फिर अध्याय चालू होते हैं सर। अध्याय 1 में बंटवारा कितने प्रकार का होता है, मौखिक, लिखित और पंच फैसले द्वारा विभाजन की पूरी प्रक्रिया। अध्याय नंबर 2 में सादे कागज पर बंटवारा, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 व 49 का अचूक नियम जो कोर्ट में दिलाएगा जीत। अध्याय नंबर 3 में परिशिष्ट विधिक प्रारूप, सारी ड्राफ्टिंग है इसमें। अध्याय नंबर 4 में पारिवारिक बंटवारा, कोपार्सनर की परिभाषा, कानूनी परिचय और आधार। अध्याय नंबर 5 में पारिवारिक बंटवारा, कानूनी परिचय और आधार। और अध्याय नंबर 6 में जो बंटवारा अतीत में मौखिक हो चुका उसके आधार पर नामांतरण कैसे करवाया जाए। अध्याय नंबर 7 में बंटवारा कराने के विभिन्न तरीके
और संबंधित धाराएं, और अध्याय 8 में है याददाश्त बंटवारानामा और लैंडमार्क जजमेंट, और अध्याय 9 में विशेष अध्याय याददाश्त नामे की नोटरी सादे कागज की तुलना में क्या फायदे होंगे। इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूं सर। मैं अध्याय 10 में नामांतरण की व्यवहारिक प्रक्रिया, अध्याय 11 में क्या अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करवाई जा सकती है, जी हाँ करवाई जा सकती है, कैसे करवाई जा सकती है, सारे कानूनी अध्याय आधार इस ई बुक पीडीएफ में लिखे हुए। अध्याय 12 में है क्या अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करना गैर कानूनी है और नोटरी वकील के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कानून के तहत धाराओं के साथ। लैंडमार्क जजमेंट के हवाले से इसमें जवाब दिया है, नोटरी वकील साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो उसमें छूट प्राप्त है। उन लैंडमार्क जजमेंटों को कौन कौन से हैं सर? एक काले सिंह 1976 का है, इसके 12 साल बाद आया था रोशन सिंह का 1988 का, और इसके काले सिंह 1976 के 44 साल बाद फैसला आया था रविंद्र कौर ग्रेवाल का 2020 में, 44 साल बाद। उसमें यही सिद्धांत अपनाए गए थे काले सिंह 1976 के, और उसमें एक ही मुख्य बात बताई गई थी कि यदि अतीत में कोई पारिवारिक बंटवारा हुआ है और सब अपने अपने बंटवारे पे काबिज हैं और शांति और खुशहाली से जीवन जी रहे हैं और बाद में उसको लिखित रूप में देते हैं, तो उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में आप उसको सादे कागज स्वरूप भी लिख सकते हैं, और आप अगर उसको अच्छा बनाना चाहते हैं कानूनी रूप से मजबूत, तो नोटरी वकील साहब से आप उसकी नोटरी भी करवा सकते हैं। उसके भी कुछ फायदे हैं जो मैंने उस ई बुक पीडीएफ में लिखे हुए हैं और वीडियो में भी मैंने बताया, आप देख सकते हैं। अध्याय 13 में अतीत में याददाश्त हिबानामे की नोटरी गैर कानूनी है, अतीत में बंटवारे की। अध्याय 14 में एडॉप्शन डीड और याददाश्त हिबानामा दोनों के बारे में जानकारी। अध्याय 15 में मेमोरेंडम याददाश्त बंटवारानामा और विभाजन विलेख में क्या अंतर है। अध्याय 16 में नोटरी केवल हस्ताक्षर प्रमाणित कर सकता है लेकिन वह किसी बंटवारे को कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं कर सकता। अध्याय 17 में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 की उपधारा बी के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में है याददाश्त का सिद्धांत मुस्लिम हिबानामे पर बहुत मजबूती से लागू होता है लेकिन गोदी नामे के मामले में स्थिति थोड़ी अलग और पेचीदा है, ये इसमें बताया। अध्याय 19 में 50 सवाल और उनके कानूनी जवाब, इस पे स्पेशल वीडियो भी मैं बना चुका हूं। अध्याय 20 में है काले 1976 का जजमेंट है। अध्याय 21 में है रविंद्र कौर ग्रेवाल का लैंडमार्क जजमेंट है, पूरा जजमेंट है सर। अध्याय 22 में विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा का जजमेंट है, और अध्याय 23 में रोशन सिंह बनाम जिले सिंह है। ये सारे जजमेंट की पूरी डिटेल और सरल व्याख्या इस ई बुक पीडीएफ में सर आपके लिए मैंने तैयार की हुई है। और इसके बाद फिर 2 अध्याय और भी हैं 24 और 25 जो इसमें मेरे द्वारा अभी शामिल किए गए। तो ये समथिंग सर, ये मैं आपको बता दूं कि ये आपको मैं स्क्रॉल करके नीचे ले जा रहा हूं, ये तकरीबन सर जो जहां तक इसमें मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 516 ये इसमें पेज आ रहे हैं, लेकिन आप 516 की बजाय आप 400 450 ही मान लें क्योंकि जब ये पीडीएफ में तब्दील होती है तो उसमें पेज कुछ कम हो जाते हैं। तो ये ई बुक पीडीएफ है, मैंने आपको अभी बताई सर, ये ई बुक पीडीएफ है और इसका उपयोग आपके स्वयं के लिए है। इसको आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश नहीं कर सकते, ना ही किसी सरकारी दफ्तर में पेश कर सकते हैं। एक पीडीएफ है जिसमें मैंने विभिन्न कानूनों का एक जगह संग्रह किया है जो आपको कहीं भी मिलना असंभव है। असंभव मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे खुद के द्वारा तैयार किया गया है, मेरे खुद के अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया। हो सकता है इससे अच्छा हो या इससे कम हो, लेकिन इस जैसा मिलना तो संभव ही नहीं है। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इस आधार पर कह रहा हूं, और इसको तैयारी इसलिए किया गया है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल सके, आपकी समस्या हल हो सके। इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक पीडीएफ इसलिए कहता हूं क्योंकि ये एक तरीके से एक व्यक्ति को सारे कानूनी हथियार हाथ में दे देती है, जिससे वो यदि उसके फैक्ट इससे पूरी तरह से मैच होते हैं तो वो केस को जीत सके और सत्य की जीत हो सके, और वो उसके रास्ते में जो कानूनी अड़चने और बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो सके। क्योंकि एक व्यक्ति सिर पकड़कर बैठ जाता है सर जब उसके सामने कोर्ट फीस का मुद्दा आता है, तो कह रहे मैं 1.5 लाख भी तो भारी पड़ता है सर, 1.5 लाख भी कहां से लाएगा एक व्यक्ति? भाई आदमी 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, 15,000 रुपए महीना कमा रहा है, 20,000 रुपए महीना कमा रहा है। हर आदमी की लाखों की नौकरी नहीं होती है सर, कोई 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए हर व्यक्ति की तनख्वाह नहीं होती है, और कोई हर व्यक्ति इतनी नौकरी में नहीं होता। भारत में इतनी आबादी है, उसमें कोई सारे ही लोग सर्विस में नहीं है। भारत में अधिकतर लोग कोई कृषि कार्य से जुड़ा है, कोई व्यापार से जुड़ा है, तो उसका घर के खर्चे सब कुछ जुड़ा रहता है। एकदम से इतनी रकम वो अपने बच्चियों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी और कार्य के लिए संभाल कर रखता है। अचानक उसके सामने ये बात आ जाए कि अब तो फिक्स्ड फीस देना है, एड वैलोरम कोर्ट फीस देना है, और उसको जब ये जो मैंने आपको जानकारी दे दी तो आपका मन तो हल्का हो जाएगा। आप बिचकेंगे नहीं मेरा वीडियो सुनने के बाद, ना आप डरेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वरना आपके सामने फिर एक ही चीज आती है, अरे फिक्स्ड कोर्ट फीस देना है उनका, भाई 12% है मध्य प्रदेश में, तो क्योंकि 1 करोड़ है तो भाई 12 लाख और 2 करोड़ है तो 24 लाख रुपए देना होंगे, तो वादी तो साहब डर के घबरा के परेशान हो जाए।
कि अब तो मैं केस ही नहीं लड़ सकता। जब तक उसके सामने स्थिति क्लियर ना होगी, उसका डर दूर ना होगा, उसे तब तक राहत की सांस ही नहीं मिलती है। तो आपको राहत की सांस देने के लिए, आपका टेंशन खत्म करने के लिए ये कानूनी वीडियो और प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक मैंने तैयार की है, ताकि आपको पता चल सके कि फिर 1.5 लाख अंतिम माना जाएगा अगर बनता है तो। लेकिन वो 1.5 लाख भी आपके लिए बचाते हुए आप मात्र चंद हजार रुपए में आपका दावा कोर्ट फीस पर पेश कर सकते हैं। इस ई बुक को खरीदने का तरीका क्या होगा सर? इसकी लिंक जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। आपको वहां पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको लिखना है। ईमेल आईडी आपको सही लिखना है, क्योंकि ये आपकी ईमेल आईडी पर ही मैसेज के रूप में आएगी। जैसे ही आप भुगतान करेंगे 299 रुपए का, तो आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का मैसेज आएगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल फोन पर डाउनलोड हो जाएगी। आपके मोबाइल फोन पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर, सब जगह डाउनलोड हो जाएगी। वो आप इसे पढ़ सकते हैं और इसमें बताए हुए कानूनी तरीकों को आप आपके केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर कानूनी सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके केस को आपसे ज्यादा भली भांति वो जानते हैं। ये मेरा चैनल किसी भी प्रकार का मुकदमे के जीतने और हारने का दावा नहीं करता, और किसी स्पेसिफिक केस को जीतने हारने की सलाह भी नहीं दे रहा हूं सर। ये सिर्फ एक कानूनी जानकारी है। यदि आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के लिए। और ये ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैंने जानकारी इसलिए दी है, क्योंकि आप यदि इसको खरीदना चाहते हैं तो आप देख लें, सुन लें, समझ लें, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसको परचेस करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको नहीं खरीदें। मैंने वीडियो के अंदर जानकारी इसलिए दी है, क्योंकि जब आप मेरी वेबसाइट पर इसको परचेस करने जाएंगे तो सारी जानकारी आपको 299 रुपए का भुगतान करने के बाद दिखाई देगी। लेकिन मैं वीडियो में पहले ही आपको बता देता हूं, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि क्या ये आपके लिए उपयोगी है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। आदेश 7 नियम 11 की अर्जी का तोड़, और भारी भरकम कोर्ट फीस से हम कैसे बचें, और फिक्स्ड फीस पर हम कैसे दावा अदालत में लड़ें, आदेश 7 नियम 11 की अर्जी को हम कैसे निरस्त कराएं, इस मुख्य मुद्दे पे मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी सर आपको प्रदान कर दी है। आप काउंटर क्लेम का भी बता दो सर। अर्जी जो आदेश 7 नियम 11 की है, ये जैसे आपने कोर्ट में दावा पेश किया, आप वादी हैं, तो प्रतिवादी ने आदेश 7 नियम 11 की आपत्ति उसमें पेश कर दी। अब इसमें कई दफा ऐसा भी होता है कि प्रतिवादी ने लिखित कथन पेश कर दिया, लेकिन साथ में वो काउंटर क्लेम भी लेकर आ गया। आदेश 8 नियम 6 का के तहत लिखित कथन के अलावा काउंटर क्लेम भी उसने दे दिया। अब काउंटर क्लेम में भी वही सभी नियम लागू होते हैं जो वाद पत्र में होते हैं। उसमें भी वाद मूल्यांकन, कोर्ट फीस होती है। तब आप वादी के रूप में वहां पर भी आदेश 7 नियम 11 की अर्जी पेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी आपके दावे को निरस्त कराने के लिए करेगा। आप 7/11 की अर्जी वहां पर भी लगा सकते हैं। आप कोर्ट में जज साहब से निवेदन कर सकते हैं कि वाद मूल्यांकन कम किया, इसमें एड हम कोर्ट फीस देना होगी। इस प्रकार से आपको भी अधिकार है। तो 7/11 की आपत्ति कहीं भी किसी भी कंडीशन में वादी प्रतिवादी दोनों की ओर से पेश की जा सकती है, और ये वाद को निरस्त करने के संबंध में है। इसको वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने बुक के अंदर से आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी समझा दी है कि आखिर आदेश 7 नियम 11 क्या है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।